हेलो गाइस, बाइक एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास। इससे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 2 क्लासेस देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ताज का शासन। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले तो हमने देखा था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया था। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने क्या देखा, कंपनी का जो शासन है वो 1773 से 1858 तक किस प्रकार चला, अर्थात किस प्रकार के नियम बनाए गए थे, कौन कौन से कानून थे, कौन से अधिनियम बनाए गए थे जिसके अनुसार कंपनी का शासन चल रहा था। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई अपने देश में, उन परिस्थितियों को लेकर जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने कुछ कदम उठाए, वही ताज का शासन कहलाता है। मतलब कि 1858 के बाद उन्होंने एक नई नीति अपनाई जिससे कहा कि आज से पहले जितने भी काम किए गए हैं, जो गलत कार्य किए गए हैं, वो केवल कंपनी ने किया है, वो ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया है। और अब हम आपके देश को बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए जिसमें कहा गया था कि अब भारत की प्रजा को अपनी प्रजा, मतलब कि ब्रिटेन की प्रजा की तरह रखा जाएगा और वहाँ की जो जमीन है उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश की जाएगी, वहाँ के लोग हैं उन्हें शिक्षित किया जाएगा और उन्हें समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के कमेंट्स कुछ महारानी की तरफ से आए थे। वो कहना क्या चाहते थे, वो कहना सिर्फ ये चाहते थे कि जो कंपनी का शासन आज तक चलता रहा वो गलत शासन था, अब हम जो शासन लेकर आए हैं वो बहुत अच्छा शासन होने वाला है। अर्थात जो भारत के ऊपर नियंत्रण रहेगा वो अब ब्रिटिश ताज का होगा। तो आप समझ पा रहे हैं, यहां से शुरुआत होगी ताज के शासन की। 1858 का पहला अधिनियम आएगा, जिससे पहले क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था। विद्रोह को हम क्या क्या कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, इस तरह के नाम दिए गए। और इसका परिणाम निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और उसके जो गवर्नर थे, जिन क्षेत्रों पर उसका अधिकार था और राजस्व संबंधी जो शक्तियां थी, वो सीधे ताज के हाथों में चली गई। ओके, अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या है। पहला तो ये कि भारत का जो शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसका पदनाम बदल दिया। बदल कर क्या कर दिया, भारत का वायसराय। अब गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब रह गया भारत का वायसराय। और ये पहले भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अर्थात ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ओके, इसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो द्वैध शासन व्यवस्था चली आ रही थी, किस रूप में चली आ रही थी, एक नियंत्रण बोर्ड था और दूसरा था निदेशक कोर्ट। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था, उसके लिए नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट लागू किए गए थे। उन्हें इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और भारत में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। इसके बाद तीसरा नया काम यह किया गया कि ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के रूप में भारत के एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अर्थात एक नया पद लाया गया जिसे क्या कहा गया, भारत का राज्य सचिव। और यह कहां था, यह ब्रिटेन की कैबिनेट में था, अर्थात वो उन्हीं के प्रति उत्तरदायी था और उसके सारे कार्य ब्रिटेन के पक्ष में थे। ओके, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और ये क्या करती थी, ये सलाहकार समिति थी। अर्थात ये भारत के राज्य सचिव को सलाह देती थी और इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष भारत का राज्य सचिव था। अब यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि 1858 में क्या क्या लिखा गया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज के दिमाग में यह आया कि अगर हमने भारतीयों का सहयोग लेना शुरू नहीं किया तो हम ज्यादा दिनों तक भारत पर अधिकार नहीं कर पाएंगे और जो भी ये विद्रोह हो रहे हैं वो इतनी चरम पर पहुंच जाएंगे कि हमें भारत को छोड़ना ही होगा। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारतीयों को अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया। जो वो कार्य कर रहे थे, जो पद थे, उन पदों पर भारतीयों की भर्ती करना शुरू कर दिया। इस तरह के कार्य धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत कर दी और वो शुरुआत हुई
1861 के अधिनियम से। इसके बाद अन्य अधिनियम भी आए, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। ये तीनों अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक रूप से और राजनीतिक इतिहास के रूप से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम 1861 का अधिनियम सबसे पहले देखेंगे। अब हम देखेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम को। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता और सर्वप्रमुख विशेषता तो यही है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को अब शामिल करना शुरू कर दिया गया था। तो इसमें 3 भारतीय सबसे पहले शामिल किए गए थे। कौन कौन से भारतीय थे वो? एक थे बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव जी। तो इनका नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन में आ चुका है पहले पीसीएस के में, तो अब आगे भी आप याद रखेंगे। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट यह है कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उन्हें विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार पुनः उन्हें विधायी शक्तियां वापस कर दी गई और उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। अर्थात मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब को क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। तो इन तीनों राज्यों में अलग अपनी विधान परिषद का गठन हो गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या किया गया था? 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, ये किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने किया 1859 में। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? पोर्टफोलियो का मतलब समझिए कि कोई एक व्यक्ति है और उसके पास 2 अधिकार हैं। जिस तरह से वो एक कैबिनेट सचिव भी हो सकता है और उसे कोई दूसरा पद भी दे दिया जाए। इस तरह के 2 अधिकार जब उसे मिल जाते हैं तो उसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अंतिम जो इसकी विशेषता है वो है कि वायसराय आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो हमारे देश के संविधान में भी ये लिखा गया है, तो आप इसे याद रखिए। जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 1861 में से ये वाला पॉइंट लिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखना, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। और यह अध्यादेश कब तक चलता है? ये 6 महीने तक मान्य होगा। ओके, अब हम 1892 के अधिनियम की विशेषताएं भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें पहली विशेषता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी मतलब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा पॉइंट है कि इसमें बजट पर बहस करने का प्रावधान दिया गया था और दूसरा प्रावधान था कि कार्यपालिका के कार्यों पर भी प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं। मतलब कार्यपालिका कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जो वहां के सदस्य हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में क्या किया गया? वायसराय की शक्तियों का प्रावधान कर दिया गया। अब इन दोनों में भी वायसराय की शक्तियां शामिल कर ली गई। अब देखिए, ये बताया मैंने आप लोगों को कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए क्या किया गया? चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उनके लिए सीमित चुनाव तो था, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब तक 1892 तक चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खास कोई कोई पूछ लेते हैं, जैसे बजट पर बहस करना कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1892 में स्टार्ट हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं 1909 का अधिनियम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्ले कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत में वायसराय। मतलब पहले तो वहां ब्रिटेन की बात की जाएगी। ब्रिटेन में कौन थे? मार्ले थे, और भारत में कौन थे? मिंटो थे। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। लगातार वृद्धि की जा रही है। क्यों वृद्धि की जा रही है? क्योंकि यहां पर जो भारतीय सदस्य हैं, भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि दोबारा विद्रोह उत्पन्न ना हो। इसलिए ये संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं और इनकी जो परिषद में इनकी संख्या है वो 16 से 60 हो गई है। दूसरा पॉइंट, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। अभी भी क्या किया गया है? अभी भी सरकारी बहुमत बनाए रखा है। गैर सरकारी सदस्यों की तो भर्ती हो रही है, लेकिन अभी भी सरकारी बहुमत
है। इसके बाद जो बजट, अभी मैंने बताया था कि बजट पर बहस कर सकते हैं, इस पर अनुपूरक प्रश्न यहां पर अनुमति दी गई। 1909 में अनुमति दी गई कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम द्वारा दिया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट काम और किया गया, पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो इस तरह आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में क्या किया गया, मुस्लिम व्यक्तियों के लिए, मुस्लिम जो सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए पृथक निर्वाचन को आधार बनाया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, अभी के मतदान में देखिए, आप कहीं जाते हैं वोट डालने के लिए तो आपसे यह नहीं कहा जाता है कि आप फलानी जाति के हैं और आप उसे ही वोट कर सकते हैं जो आपकी जाति का है। लेकिन इस समय 1909 के अधिनियम में ऐसा ही किया गया। उन्होंने क्या कहा कि जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो केवल मुस्लिम सदस्यों को ही वोट कर सकते हैं, वो किसी और को वोट नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। लेकिन ये शुरुआत क्यों हुई, आपको पता है, जब हम इतिहास में देखते हैं तो 1909 का जो समय है वो समय अभी चल रहा है गरम दल का समय। अगर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस देखें हम तो वहां पर गरम दल का बोलबाला सबसे अधिक था। तो 1919 से पहले जो भी हमारे देश में स्थिति उत्पन्न हो रही थी, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर से 1857 जैसी क्रांति हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों में फूट डालना शुरू की। मतलब हिंदू लोग अलग रखे और मुस्लिम लोग अलग रखे गए। और वो कैसे ही होगा, वो इसी तरह से होगा, जब एक मुस्लिम व्यक्ति है वो मुस्लिम व्यक्ति को ही वोट देगा तो सामने वाला जो हिंदू व्यक्ति होगा या कोई और भी होगा तो उसे थोड़ा सा अलग लगेगा कि ये व्यक्ति हमसे अलग है। और ये अलग करने का कार्य कौन कर रहा था, ये कर रही थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1919 का अधिनियम। इसमें क्या कहा गया, जब गांधीवादी युग शुरू हुआ तो इसमें सबसे पहले उन्होंने यही बता दिया 1917 में कि जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या करना चाहती है, वो यहां पर राज नहीं करना चाहती है, मतलब भारत पर राज नहीं करना चाहती है, वो क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहती है जिससे यहां पर अच्छी तरह से कार्य हो सके। तो क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए आया भारत शासन अधिनियम 1919। और ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 1921 से। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। ठीक है, तो मॉन्टेग कौन थे, भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। जिस प्रकार मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया उसी प्रकार मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। तो ये दोनों अधिनियम आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं और दोनों के नाम याद रखने हैं, मार्ले कहां थे और मॉन्टेग कहां थे। अब देख लेते हैं हम 1919 के अधिनियम की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियों को पहचान करके इन्हें अलग कर दिया गया। जिस प्रकार अभी भी हमारे देश में यह सिस्टम लागू है, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, इस तरह की सूचियां बनी हुई हैं, इसी तरह से 1919 के अधिनियम में सूची लाई गई थी। प्रांत के लिए अलग सूची का निर्माण किया गया था और इन सूचियों के जो विषय हैं उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी प्रांत को मिल गया था। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है आपको कि अभी भी जो ढांचा है, जो सरकार का ढांचा है, वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, अर्थात केंद्र का बोलबाला अधिक था। इसमें ऐसा नहीं किया गया कि प्रांत स्वतंत्र हैं और वो अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं, इसमें केंद्र भी हस्तक्षेप कर सकता था। तो अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ, जो प्रांतीय विषय हैं उन्हें पुनः दो भागों में अलग अलग कर दिया गया। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों ने पहले तो सब कुछ एक जगह करने की कोशिश की, मतलब कि सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसे डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। पहले क्या किया, पहले सभी राज्यों को जोड़ा और उन्हें एक लेकर आए, अब पुनः उन्हें शक्तियां देकर अलग अलग किया जा रहा है। तो जो दो भाग बनाए गए थे प्रांत में वो क्या थे, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित दोनों ही विषयों पर गवर्नर का शासन हुआ करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो उस बारीकी को समझते हैं। जो हस्तांतरित विषय हैं उस पर गवर्नर का शासन होता था और वो किसकी सहायता लेता था, उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी
होते थे, जबकि जो आरक्षित विषय हैं उस पर भी गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता लेता था और ये जो परिषद थी वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। तो इस तरह से हस्तांतरित और आरक्षित दो विषय बन गए और दोनों विषयों का अलग अलग कार्य चल रहा है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया? इस व्यवस्था को कहा गया दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैत शासन व्यवस्था। और ये व्यवस्था किसमें लागू हो रही है? ये हो रही है प्रांतों में। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था कब से लागू की गई, तो वो लागू की गई थी 1919 के अधिनियम से। इस प्रकार के कई क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बन चुके हैं। जब आपकी पीवाईक्यू की वीडियो आएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो चुका है। ओके, तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और ये द्विसदनीय व्यवस्था किसके स्थान पर आई? जो भारतीय विधान परिषद थी उसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और यह द्विसदनीय व्यवस्था कौन कौन सी व्यवस्था थी? एक राज्यसभा थी और एक लोकसभा थी। ठीक है, और ये लोकसभा राज्यसभा भारत में क्यों लागू हो रहा है? इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन में भी इस तरह का ही ढांचा बना हुआ है। राजनीति का ढांचा जिस तरह का ब्रिटेन में था उसी तरह का ढांचा भारत में लागू करने की कोशिश की गई। और इसके साथ क्या हुआ? जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य होते थे। अब इन 6 सदस्यों में 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य हो गया। मतलब कि आधे लोग ब्रिटेन के होंगे और आधे लोग भारतीय होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन शुरुआत की गई थी, लेकिन उसमें केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी। अब इस पृथक निर्वाचन को और ज्यादा विस्तारित किया गया और यह विस्तारित करके किन किन के लिए कर दिया गया? सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए। इन 4 लोगों के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब कि अब सिख लोग सिख को वोट कर सकते हैं, भारतीय ईसाई लोग भारतीय ईसाई को कर सकते हैं, आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीयों को कर सकते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिमों को कर सकते हैं, यूरोपीय केवल यूरोपीय लोगों को ही वोट कर सकते हैं। तो इस तरह का पृथक निर्वाचन 1919 के अधिनियम में विस्तारित किया गया था और 1909 के अधिनियम में लागू किया गया था। जब हम अगला पॉइंट देखते हैं तो इसमें एक चीज जो आपको अच्छी दिखाई दे रही होगी कि लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं लगाई गई। कौन कौन सी सीमाएं लगाई गई? संपत्ति, कर व शिक्षा के आधार पर। तो यह आपको याद रखना है, संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया 1919 के अधिनियम में। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का जो राज्य सचिव था उसकी कुछ शक्तियों का हस्तांतरण किया जा रहा था। किसे किया जा रहा था? भारत के उच्चायुक्त को, लेकिन इसका कोई कार्यालय नहीं था। अब यह कार्यालय कहां बन रहा है? यह लंदन में एक कार्यालय बन रहा है। किसके लिए? भारत के उच्चायुक्त के लिए बन रहा है, जो भारत के राज्य सचिव की कुछ शक्तियां ले रहा था। मतलब भारत के राज्य सचिव के स्थान पर कार्य कर रहा था। और इसमें ही एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जो 1926 में लागू किया गया। किस तरह से? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करके। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में। और इसका प्रावधान कहां लिखा हुआ था? 1919 के अधिनियम में। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें पहली बार क्या किया गया? केंद्र और राज्य दोनों के बजट को अलग अलग कर दिया गया। मतलब राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, 9वां पॉइंट है ये। 10वां और आखिरी पॉइंट हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ? एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया और वो वैधानिक आयोग का कार्य क्या था? उसका कार्य था 10 वर्ष बाद भारत में आना और जांच करना कि क्या ये कार्य जो हमने बोले हैं सही तरीके से लागू हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो ये आयोग भारत में आएगा 1919 के अधिनियम के बाद। मतलब कि 1919 का जो अधिनियम है उससे 10 साल बाद भारत में आना था, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही ये भारत में आ गया था और इसका विरोध किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था साइमन आयोग। तो आपको साइमन आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। कल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आखिरी वीडियो होने वाली है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।